अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आज आप बहाव का एपिसोड 6 सुन रहे हैं। आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है क्रस्ट ने। एक सवेर वो वेरना की मुर्दा बस्ती में पहुंचे, जहां तेज हवा से रेत पक्की ठेकरियों और मोहरों पर से धीरे धीरे सरक कर उनकी शक्लें दिखाती थी। सूरज चढ़ा और सर पर आ गया। वो सस्ताने के लिए एक टीले की ओट में हो बैठे। तुम यहां से उठ जाओ, वर्चन ने उसे कहा। उधर किसी और जगह छांव देखकर वहां जा बैठो। क्यों? डोरगा हैरान हुआ, पर जवाब लिए बगैर उठकर परे चला गया। वर्चन ने डोरगा को उठा दिया था कि वो उस काले डर को उसके चेहरे पर सिमटता फैलता ना देख पाए, जो उस मुर्दा बस्ती को सामने पाकर उसके अंदर में से उबलता था और चेहरे तक आता था। मोहिंजो जाते हुए वो इसके पास से होकर गुजरा था, पर उसके अंदर नहीं आया था। और आज भी अगर ये रात में उसके कदमों के नीचे से निकलकर पीछे रह जाती तो वो खुश होता, पर सवेर होने पर उन्हें रुकना था, नहीं तो गर्मी उन्हें जला देती। और जब सवेर हुई तो वो वयारना में थे। यहाँ कभी कोई नदी थी जो अब नहीं थी। शायद ये अपाया नदी का कोई हिस्सा था जो इधर को आता था। उसका पानी धीरे धीरे रेत में गुम हुआ और उसके साथ ये बस्ती भी रेत में गुम हुई। उसके बसने वाले कहाँ गए? यहाँ ऐसी कई मुर्दा बस्तियों के टीले थे और उन्हें नितन धावा बोलते थे। उनमें वयारना सबसे बड़ी थी। वर्चन सरसराती रेत में नंगी होती ईंटों और टूटे फूटे बर्तनों पर नजरें जमाए देखता रहा कि कैसे बंदे के बगैर हर शय में से हयाती खत्म हो जाती है। और यह कयास करना भी बड़ा कठिन हो जाता है कि इधर इन खंडरों में भी कभी लोग मौजूद थे, घूमते थे, खेतों को जाते थे, छप्परों को लौटते थे और बीज डालने की गीली गर्मी में डूबते थे। डोरगा उससे हटकर बैठा था और यूं बैठा था जैसे सिंधु में तैरती कश्ती में उस सवेर घुटनों में सर दिए बैठा था, पर वो उसे कभी कभार सर उठाकर देख भी रहता था। वर्चन साय में से उठा तो एक रेत रंग बड़ी छिपकली झिझके बगैर रेंगती हुई उसके आगे से गुजरने लगी। उसके गुजरने से रेत में जो रास्ता बनता था उसे तेज हवा फिर से बराबर करती जाती थी। कितने बरस हुए से उजाड़ हुए? कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं हुए होंगे कि कुछ दीवारें और गलियों की नालियां अब तक थीं, और जहां कहीं खेत थे वहां उनके गिर्द की चार दीवारियां भी रेत में से सर निकालती थीं। जहां नदी बहती थी वो हिस्सा नीचे था। आसपास किनारे ऊंचे थे और ये खुश्क रास्ता तेज धूपे खाकर ऐसे चमकता था कि देखने से आंखें दुखती थीं। यहाँ सीपियां भी तक थी और बर्तनों के छोटे छोटे सुर्ख टुकड़े जिनकी गोलाई रेत में से उभरी नजर आती थी। यहाँ के लोग किधर गए? यहाँ के वर्चन, परोशनियां, समरो और पकलियां किधर गईं? तपती रेत दहकती थी। वर्चन उस पर चलता हुआ पसीने में भीगता था। धूप उसके अंदर दाखिल होकर उसे नदी के रास्ते की तरह खुश करने लगी। वो सूखते होठों पर हाथ फेरता उसी टीले की ओट में होकर बैठ गया। साया छोटा हो चुका था। सूरज तेजी से ऊपर होता था। डोरगा, अब आ जाओ। डोरगा एक सुधाए हुए जानवर की तरह उठा और उसके पास आकर बैठ गया। फिर वो मुंह खोलकर हाँफने लगा। इधर तुम्हारी तरफ से एक बहुत है, मैं तो लूज गया हूं। बस रास्ता ऐसा ही है, पर हमारी बस्ती की हवा यह नहीं है। यहां भी कोई बस्ती थी? हाँ थी। वर्चन ने कंधे उचकाए और जिस समय वर्चन ने अपने कंधे सुकेड़ने के लिए ऊपर किए और वो हाथी कहने वाला था, उस वक्त वो उसे रेत में बल खाता दिखाई दिया। वो काले स्या रंग का था। उन्हें इसकी गोल आंखों में देखा। छोटी छोटी भूरी मूछों वाला एक हाथ, लंबा लचकीला सा स्या प्योना उसे डसकर जा रहा था। जब उसके कंधे नीचे हुए और उसने हाथ ही कहा था, बस वो आंख झपकते में आया और वर्चन की एड़ी में काट गया। वर्चन ने आंखें झपकते हुए सोचा, क्या सचमुच ऐसा होता था? और तब उसकी एड़ी में एक टीस सी उठी। उसने जान लिया कैसा हुआ था, और अगर उसने अभी कोई उपाय ना किया तो वो सूरज ढलने के साथ ढल जाएगा। डोरगा, इधर आ। डोरगा उसके पास आ खड़ा हुआ। सुन और ध्यान से सुन। इधर वयारना से निकल और जरा परे होकर चल तो तुझे आग के पौधे दिखाई देंगे। उन्हें ढेर सारे काट कर ला, इधर ले आ। पर क्यों? डोरगा ने कहा। फिर उसके चेहरे को देखकर उसने कुछ जाना और तेजी से उठा और चल पड़ा। वर्चन में अभी कुछ फर्क न पड़ा था, पर वो जानता था कि हौले हौले फर्क पड़ना था। हौले हौले स्या प्योना का जहर पानी उसकी एड़ी से उठकर सर को पहुंचना था और उसके जुस्से ने रंग बदलना था, जैसे आसमान का नील होता है, और आंखों में अंधेरा होना था। वो जहां बैठा था वहीं अपने हाथ से इतनी तेजी से रेत खोदने लगा जैसे जिसकी जुबान सूखती हो और वो प्यासा हो तो पानी को खोजता है। जब डोरगा आग के बूटे रेत पर घसीटता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया तो वो अपने आप को गर्दन तक रेत में दबा चुका था। सिर्फ उसके हाथ बाहर थे। पहली नजर में डोरगा ने उसे वहां देखा जहां उसे होना चाहिए था, और वो वहां दिखाई ना दिया तो वो परेशान हुआ। पर नजर नीची करने पर उसका सर जैसे रेत पर रखा दिखाई दिया तो उसकी परेशानी बढ़ी। वो आग के पौधे घसीटता हुआ उसके पास हुआ। तुमने अपने आप को ऐसे क्यों दबा लिया? ऐसा करना होता है। अब तुम आग के इन पौधों को मेरे आसे पासे और ऊपर ऐसे रख दो कि मेरा सांस बंद ना हो, आता जाता रहे। अब मुझ में और मेरे जुस्से में बहुत फर्क पड़ना है, तो तुमने घबराना नहीं। मुझे खाने को तुमने कुछ नहीं देना है। मैं बैन करूं, रोंग कर लाऊं, तुमने मुझे सिवाय आग के पत्तों के और इसके दूध के और कुछ नहीं देना।
और मुझे प्यासा रखना। ध्यान से सुनता है ना? हाँ सुनता हूं। तो फिर ऐसा करना और याद रख, आग के पत्ते और बस। डोरगा ने ऐसा ही किया। 2 दिन और 2 रात डोरगा उसके हाँपते मुंह में आग के पत्ते डालता रहा और पूछता रहा कि ये कैसे लगते हैं। और वो ढलता हुआ जैसे आधा नींद में बोलता, मीठे हैं, मीठे लगते हैं। और डोरगा जान लेता कि अभी जहर पानी उसके अंदर है। दिन को उसे कुछ सुझाई न देता और वो जानता कि ये काली रात है। रात को उसे अंधेरा सूझता और वो जानता कि बस रात में रात है, दिन कभी ना होगा। उसके हट पैर सुकड़ते, ऐंठते और वो दर्द के मारे कुड़लाता, दुहाइया देता। तीसरे दिन वो चुप हुआ, पर अब वो मध्यम आवाज में बेतकान बोलने लगा। जाने वो क्या कहता था और किससे कहता था। डोरगा रेत पर लेटकर अपना कान उसके मुंह के पास ले गया तो वो कुछ पूछता था। चौथे दिन उसकी आवाज में लफ्ज अलग अलग हुए तो डोरगा ने जाना कि वो क्या पूछता है। डोरगा, तेरा दादा भी भट्टे की चारदीवारी के अंदर ही अपनी मैया के पेट में से निकला था? ऐसा ही हुआ होगा, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उसका नाम क्या था। डोरगा खुश हुआ कि वो बोलता तो है। और तेरा बाप? हाँ, वो भी नहीं हुआ होगा, पर मुझे क्या पता। तू इतने जन्म से इस चक्कर में है तो अभी तक तुझे चाकर रहने की आदत नहीं हुई। तूने अपनी मनमर्जी से आज तक कुछ नहीं किया तो तुझे ऐसी हयाती की आदत नहीं हो गई थी। डोरगा फिर खुश हुआ कि वो बोलता तो है। देख वर्चन, इस मुर्दा ढेर बस्ती में बैठकर तुझे मैं एक बात बताता हूँ। तुझे अभी तक कुछ पता नहीं और ना कभी पता चलेगा कि वहां क्या होता है जहां से मैं आया हूं। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊं, सब कुछ बताऊं, फिर भी तुम नहीं जान पाओगे कि वहां हयाती कैसी गुजरती है। वहां की सवेर, दोपहर और रात कैसी होती है। हाँ, उसमें से जो गुजरता है वो हयाती करता है। जिसके हट पैर पे बीतती है तो वो निरा जानता है। दूसरे जो सुनते हैं और उनके दुख को जैसे अपने जुस्से पर झेलते हैं तो वो कभी भी नहीं जान सकते, कुछ नहीं जान सकते। जिस तन पर लगती है बस वो तन जानता है। इसीलिए तू पूछता है कि तुझे इतनी मुद्दतों तक जनावर बने रहने से उसकी आदत तो नहीं हो गई। तो बंदे को कभी भी जनावर बने रहने की आदत नहीं होती। मेरे तन ने 1000 बरस गुजारा तो भी नहीं हुई। और इस ढेर बस्ती में बैठकर मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। ये जो मोहनजो है और हरियोपिया है तो इन बस्तियों ने मुर्दा ढेर हो जाना। जैसे तू रेत में है ऐसे रेत में दबना है, ये मैं भी जानता हूं। वर्चन की आवाज आई। वहां ऊंची नाक वाले आ चुके हैं अपने अस्वा के साथ, हमें नीच समझने वाले, और वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। डोरगा उठा, वर्चन के माथे से पसीना और रेत पहुंची और उसकी आंखों को साफ किया। नहीं वर्चन, अब वो एक डरा हुआ इंसान नहीं था जो वर्चन की तरफ सुधाए हुए जानवर की तरह आंखों से देखता, उसका कहा मानता और हाँपता था, बल्कि वो अपनी पुरानी मठ कदीम से आनफ और दुख के साथ उसके सामने बैठा था। बस्तियां बाहर से नहीं अंदर से मुर्दा होती हैं। बाहर वाले तो इतने बरसों से चले आ रहे हैं। अगर मोहनजो को उन्होंने खत्म करना होता तो कर चुके होते, पर मोहनजो अभी तक है, अगरचे ऐसे होने को है जैसे ये बस्ती है। तो फिर बस्तियां कैसे मुर्दा हो जाती हैं? वो लोगों के कुड़ने से होती हैं। अंदर ही अंदर बूढ़े मुझ जैसे और बच्चे भूखे और कीचड़ में लिथड़े हुए, और औरतें वैसी जो मेरे जैसों को जन्म देती हैं। तो ये सब कुड़ते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, और अपने अंदर से पूछते रहते हैं कि हमें 1000 बरस की कैद क्यों है। हम में और मोहनजो की पक्की गलियों में दौड़ने वाली गढ़ के बैलों में भी फर्क क्यों है कि वो पेट भरकर चारा खाते हैं और हम नहीं खाते, और उन्हें सिंधु में नहलाकर उनके जुस्सों पर तेल मलकर लश्काते हैं, और हमने कभी सिंधु देखा ही नहीं। एक बस्ती बाहर है मोहनजो की और दूसरी इधर भट्टे के अंदर है, और उन दोनों में एक में बहुत ऊंच है और दूसरी बहुत नीच है। जैसे तू जो वर्चन इधर मेरे साथ व्यारना के खंडरों में आया है और अब जो है रेत में दबा हुआ आग के पत्ते खाता चबाता, और तेरा बदन नीला पड़ता है, तो फर्क तो है ना। यही फर्क है हम में और बाहर वालों में। भट्टे का मालिक ऊंची नाक वाला है तो क्या, और अगर बगैर नाक के हमारी तरह हम में से है तो क्या। बस्तियां बाहर वाले मुर्दा नहीं करते हैं पर सारी की सारी नहीं करते। ये हम खुद होते हैं, अपने भाई बंदों को जनावर बनाकर रखने वाले। पर यह सब कुछ तो मोहनजो में होता है। वर्चन ने सर झटक कर पसीना कम करने का चारा किया। हमारी बस्ती में तो नहीं होता। जब 1000 बरस से लोग एक जगह पर कुड़ते हैं और उनके साथ बुरा होता है तो उनके कुड़ने और बुराई की बात फैलती है और उन बस्तियों तक भी जाती है जहां ऐसा नहीं होता, और फिर वो भी मुर्दा हो जाती हैं। हाँ, वो भी। वहां किसने होना था, पर उधर कोई होता और दूर से देखता तो ये देखता कि एक बूढ़ा है जो आग के पत्तों के एक ढेर के पास बैठा उससे बातें करता है। कभी उठता है और उस ढेर के गिर्द हौले हौले चलता है, और कभी झुक कर कुछ कहता है, और कभी पसीना पहुंचते हुए कुछ देर के लिए किसी गिरती दीवार की ओट में हो बैठता है, और फिर शताबी से वापस आता है और आग के पत्तों से बातें करने लगता है। आग के पत्तों में वर्चन अपनी आंखों में गिरते पसीने को उंगलियों से बाहर करता है और देखने की कोशिश करता है। पहले 2 दिन और 2 रात वो कुछ भी देख नहीं पाया। उसे सिर्फ डोरगा की आवाज आई और कभी उसकी थकावट की बात आई। पर तीसरे दिन आग के पत्तों में से रास्ता बनाती धूप की सफेदी उसे धुंधले बादल की तरह तैरती नजर आई।
उसके पीछे डोरगा के हाथ पांव इधर उधर चलते फिरते दिखाई देने लगे। उसका सारा बदन रेत में बंद था और फिर भी दर्द से फूलता लगता था। उसके होंठ और दांतों पर आग का सफेद दूध जमा हुआ था जिसे वो जुबान से चाटता था और उसकी मिठास का मजा लेता था। चौथी सवेर को उसका दम खत्म होने को आता था और उसके नथने फूलते थे। भूख उसकी अंतड़ियों को काटती थी तो उसने डोरगा की तरफ देखा क्योंकि वो बोलने जोगा नहीं रहा था। उसने करीब होकर आग के चंद पत्ते उसके खुले मुंह में डाले जो वो फौरन चबाने लगा, पर चबाते में उसे उबकाई आई और आंखों से पानी बहने लगा। ये तो बहुत कड़वे हैं डोरगा। उसने उन्हें थूक देने की कोशिश की और डोरगा के होंठ दांतों से हटे और वो मुस्कुराने लगा। ये वो मस्ती थी जो खेत पर झुकने वाले और उसमें अपना पसीना गिराकर मशक्कत करने वाले पिंडों में कटाई के बाद वहशी और बेलगाम होकर फैलती है और जिसके आगे वो पांचों बेबस थे और रुखों के घुप अंधेरे में अंधाधुंध भागते, गिरते और हाँपते थे। पर वो मस्ती उन्हें रुकने नहीं देती थी। उनके अंदर नई कन का स्वाद था जो उन्हें फुर्तीला और बेधड़क करता था, और चीतर की हवा थी जो उनके खून को बेपरवाह करती थी। पीपल के बोसीदा घुन लगते तने जो जमीन पर गलते थे और इमली की शाखों में से और झाड़ियों को फलांगते वो उस भैंसे के पीछे जाते थे जो जानता था कि ये पांच उसकी रत पीने को आते हैं। उनके ऊपर दरख्तों में मासा फलांगता जाता था। भैंसे की स्याह खाल पसीने से तब लशकती थी जब घने दरख्तों के पत्तों की छतों में से धूप बहती हुई नीचे आती और वो डकराता हुआ वहां से गुजरता तो धूप से पल भर को लशकता और अगले पल फिर रुखों में स्याह हो जाता। वो पांचों भागते, गिरते, हाँपते उस पर आंखें जमाए देखते थे और सुनते भी थे कि कभी वो नजर आ जाता और कभी टहनियों को तोड़ता उसका जुस्सा सुनाई देता। गागरी के हाथ में भारी डंडा था जिसे वो संभालती थी और उसकी हिरनी टांगे पलांगे भरती भैंसे के पीछे जाती थी। पिछले बरस जब वो भूकड़ के बगैर आई तो फिर वो कभी किसी परिंदे के पीछे नहीं गई और पारोशनी सिल्मा की रस्सी से बना हुआ गोपिया घुमाती थी जिसमें समरों को तराशा हुआ गोल गिट्टा था। उसकी लुंगी बार बार ढीली पड़ जाती और उसे कसने के लिए रुकना पड़ता। तो गागरी सबसे आगे थी, पलांगे फड़ती हुई। उससे पीछे कहीं पारोशनी थी और पारोशनी के बहुत पीछे वांगू, चीवा और झुरिया शोर मचाते चले आते थे। पारोशनी का जुस्सा भी भैंसे की तरह पसीने में भीगा हुआ था। वो भी रुखों के अंदर दाखिल होती, धूप की लकीर में से गुजरती। वो तीनों भी उसके पीछे चले आते और उन सब के आगे और भैंसे के उछल होते साए के पीछे आंखें लगाए गागरी जब भागती थी तो अंधाधुंध भागती थी और जहां भागती थी वहां देखती ना थी। और वहां रास्ते में एक तना पड़ा था। उसका पांव अटका और वो गिरते हुए रुख की तरह मुंह बाहर जमीन पर जा गिरी और उसकी नाक में से एकदम गर्म आलूदगी फूटी और बहने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसका मुंह गलते पत्तों की गीली बांस पर था और उसके कान सुनते थे। चीवा अब अपने छप्पर में से बिल्कुल बाहर नहीं आता था। बस भेड़ें आसपास खुद ही चरकर लौट आती और वो खाट पर पड़ा रहता, हर शय पर शक करता रहता, सवाल करता रहता। गागरी उसके यहाँ जाती और वापस आ जाती। आज सवेरे वो चारों चीवा के छप्पर के पास से गुजरते थे तो उसने उनकी आहट सुनकर उन्हें रोक लिया। वो जानती थी कि वो भैंसे को मारने जाते हैं। हर बरस यही होता था। हर बरस फसल की कटाई के बाद चैत्र के महीने में कोई ना कोई या दो चार मिलकर भैंसे को मारने जाते थे और ऐसा ही होता था कि दिन गुजरते जाते और जो भी जाता खाली हाथ ही आता, या हाथ पांव तोड़वा कर आता या वहीं रह जाता। भैंसे के बोझ तले जैसे मूंगली के नीचे कन का दाना पिस जाता है और फिर भी कटाई के बाद की मस्ती और चितर की हवा उनके जुस्सों को धकेल कर रुखों में भेज देती और वो वहां उनके उडेक में होता। गागरी जमीन पर औंधी पड़ी थी। उसकी नाक मुंह से खून बहता था और उसके ऊपर घने पत्ते तारीकी करते थे। जाने कोई मुझे देखता है कि नहीं। पारोशनी मेरे पीछे आती है और इसी रास्ते पर पांव धरती आती है। वो देख ले कि मैं गिर चुकी हूं और उठ नहीं सकती। गागरी के आधे जागे आधे सोए सर में बातें हो रही थी, पर उसमें इतनी सकत ना थी कि वो अपने आप को हिलाए। वो जहां थी बेबस पत्थर पड़ी थी। फिर पारोशनी की हाँपती उसको आवाज सुनाई देने लगी। वो आ रही थी। ये आवाज करीब आ रही थी और इसके साथ पत्तों पर भागते पांव पड़ते हुए और उनकी चुरमुराहट, ये सब कुछ पास हुआ, पास आया और फिर गुजर गया, दूर होने लगा। पारोशनी उसे देखे बिना गुजर गई थी, हाँपती भागती चली गई थी। और अब गागरी डरी और उसने जाना कि कोई अगर उसे उठाने ना आया तो वो यहीं पत्तों और टहनियों में औंधे मुंह पड़ी मर जाएगी और पत्तों में रेंगते जो कीड़े उसके पिंडे को काटने लगे हैं तो उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ जाएगी और वो ये जानकर कि अब ये हिलती नहीं है उसके मांस को हड्डियों से अलग करने लगेंगे। वो डरी पर कोशिश में रही कि खून बहने से जो उसका जोर कम हुआ है तो वो अब ऊँग न जाए और उसकी आंखें बंद न हो जाए। थोड़ी देर बाद वो तीनों भी पागल लोगों की तरह शोर मचाते उसके पास से गुजर गए। एक चींटी ने उसकी कमर पर काटा तो उसका मांस थर्राया। उनके नथने फड़फड़ा रहे थे और वो कुत्तों की तरह रुखों में सूंघते उस बाज का पीछा कर रहे थे, अकड़ते थे। उन्हें भागने में मुश्किल होती थी और वो जैसे भी मुंह उठाए बाज को सूंघते थे। भैंसे का डोलता जुस्सा रुखों की तारीकी में यूं टकराता चला जाता
जैसे शोकते दरिया में किसी रुख का तना बेख्तियार होकर लुढ़कता चला जाता है। उस जानवर में यह था कि इंसान को देखते ही भाग निकलता था और भागता जाता था, बगैर पीछे देखे, बगैर जाने कि मेरे पीछे कोई आता भी है या दूर रह गया है। हाँ, जब ये थकता है और उसकी टांगे उसकी थकावट का बोझ नहीं सहारती, तब ये खड़ा होता है और सामना करता है। लेकिन जब ऐसा हो तो इंसान उसका सामना नहीं कर सकता। उस समय जब भैंसा थक कर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो समझो कि तुम्हें मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हारे नाप का मर्तबान भट्टी में पकने लगा। इसीलिए उसके पीछे जाने वाले हमेशा उसके पेट पर नजर रखते हैं कि वो तेज तेज बढ़ता और सुकड़ता तो नहीं, कि यूं सांस फूल जाए तो होता है और उसके खुर जमीन पर सीधे पड़ते चले जाते हैं या आपस में भिड़ने लगते हैं, कि यूं थकावट टांगों में उतरे तो होता है। पारोशनी की आंखें भागते हुए भैंसे के काले पिंडे पर चिपकी हुई थीं और उसकी टांगे भागते हुए जैसे अपने बदन को छोड़कर आगे जाती थीं। उसने नजर हटाए और पांव रोके बगैर गोपिया घुमाया और उसे घुमाती हुई हाथ सीधा करती चली गई, और जब पोटली में रखा गोल गेटा बाजू की नाड़ों को खींचने लगा तो उसने गोपिया का दूसरा सिरा छोड़ दिया। गेटा शायद भैंसे को लगा नहीं, क्योंकि वो भागा जाता था, और अगर लगा तो कहीं पिंडे पर जा लगा जहां कुछ असर ना था। वहां खोपड़ी के ऊपर सींगों के बीच गेंदे के फूल इतनी एक जगह होती है जहां गेटा पूरे जोर से लग जाए तो भैंसा उन्हीं कदमों पर गिर जाता है और फिर उसे पत्थर के चाकू से मारा जा सकता है। पर उस छोटी सी जगह गिट्टा मारने के लिए बड़ा निशाना चाहिए, हाथ में जोर और आंख में तेजी हो। तब पारोशनी में यह सब कुछ था, पर निशाना फिर भी ठीक न पड़ा। उसने भागते भागते गोपिये में दूसरा गिट्टा रखा और उसे मारने लगी। वो तीनों अब भी शोर मचाते हाँपते चले आते थे, पर वो भैंसे को भूले हुए थे। सिर्फ पारोशनी के भीगे हुए पिंडे को रुखों में से फिसलते हुए देखते थे। उनके माथे गर्म होते थे, आंखों में आग दहकती थी। वो उसके पीछे पीछे, वो उन्हें बेहाल करती थी, इतना बेहाल करती कि अब रुखों के तनों में एक पारोशनी नहीं जाती थी, बहुत सारी थी जिनके बदन पसीने से भीगे थे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और जाना कि माथा सबका जलता है और आंखों में सुर्ख गर्मी है, तो वो भागने की बजाय ठिठक कर हिरणों की तरह पलांगे भरने लगे। ऐसे में वो पारोशनी के करीब होते थे और उनके ऐन ऊपर मासा भी रुखों के अंदर पलांगे भरता कूदता था और उनके ऊपर ऊपर जाता था। उधर झील से ऊपर का आसमान परिंदों के परों से स्याह होता था और वो सब मरने के लिए वहां आए थे। पारोशनी गिरी तो ये बूझ न सकी कैसा क्यों कर हुआ। वो भी गिरते रुख की तरह औंधे मुंह गिरती चली गई। उसका पांव किसी तने, टीले या किसी जानवर के पिंजर से अटका भी नहीं, और फिर भी वो गिरी, और इसके साथ ही बहुत सारे हाँपते सांस और बोझ उस पर बोझ होने लगे। उसका सांस बंद होने लगा और रुख स्याह हुए। उसके पिंडे पर तैरते पसीने पर से बोझ फिसलते और आते और बार बार फिसलते, और यूं वो रुखों को देख ना सकती थी कि उसे गर्म भाप सांस और कपकपाते जुस्से ढांपते थे। उसकी खुली हैरान आंखों में उनका पसीना गिरता था और नम हवा से उसका माथा भीगता था। रुखों में ठहरी हुई हवा नमी से बोझल थी और ये नमी गर्म होकर उसके पिंडे के अंदर तक मार करती थी। और फिर भारी होते पपोटों को उसने मुश्किल से खोला तो उनके ऐन ऊपर भैंसा खड़ा था। उसका पेट पिचकता था और फैलता था, टांगे लरसती थी और वो खड़ा था। उसका भी पेट भरता है और फिर खाली होता है और टांगे भीगती हैं। झूरिया ने पारोशनी की आंखों में अपने बजाय कुछ और स्याह होते देखा तो उसने गर्दन उठाकर पीछे देखा। वो उनके ऊपर खड़ा था। चीवा और वांगू ने भी मुड़कर देखा और फिर वो गिरते पड़ते उठे और घिघियाई हुई डर से भारी आवाजें निकालते जिधर से आए थे उधर भागने लगे। पारोशनी वहीं गलते पत्तों पर पड़ी थी और भैंसा उसके ऊपर खड़ा था। उसका पेट पिचकता और फूलता था। वो जानती थी कि अब उसके नथने सुकड़ेंगे, तनाव नीचे होगा और आंखें उसे देखेंगी। फिर वो फनकारता वो उस पर आएगा और फिर जैसे पत्थर कनक को पीसता है, जैसे काई पर ओस पड़े तो उस पर रखा हाथ फिसलता है, ऐसे पारोशनी के पिंडे पर पसीना और उसके अंदर पानियों की फिसलन थी। उनमें पारोशनी की बांस गीली होती थी और भैंसा खड़ा था। पारोशनी ने जाना कि अब पकली के आवे में वो बर्तन जरूर पकेगा जिसमें उसका बचा कुचा बदन बंद करके जमीन में रखा जाएगा, और उसने धीरे से करवट बदली उस तरफ जिस तरफ भैंसा ना था, ताकि जब तक वो ऊपर आए उसे कनक की तरह पीस देने को वो उसे ना देख सके। वो आए, अपना काम करे और जाए। अब वो उसकी आंखों से ओझल था, पर उसके पीछे खड़ा था और उसकी पीठ से 4 हाथ परे उसके नथने फड़कते थे। पारोशनी का सांस रुक रुक कर आता था। वो उसे रोकती और इंतजार करती कि उसका भारी जुस्सा आकर उसे दाब दे और काम खत्म कर दे। अचानक रुखों में मोर बोला। पारोशनी जान रही थी कि भैंसे का भारी वजूद अब उस पर तना खड़ा है और उस पर गिरने को है। उसने आंखें बंद कर ली। भैंसे की नम थूथनी उसे सूंघती थी और उसे गीला करती थी। पारोशनी ने एक टांग समेटी और सीधी हो गई और बाहें और टांग फैलाकर यूं लेट गई जैसे अपने आप को सुखाती हो। थूथनियों से हर जगह देखती भालती थी। उसकी आंखें बंद थी और बहुत देर बंद रहीं। सिर्फ उसका सांस और पत्तों पर सख्ती से भींची हुई हथेलियां बताती कि वो जिंदा है और जिंदगी का तनाव उसके अंदर है और बाहर है, और जो रुखों के अंदर नम गर्मी ठहरी हुई है
वो बहने लगती है और जिंदगी उसके अंदर है और बाहर है। उसके पपोटों पर एक साया गहरा हुआ और उसने आंखें खोल दी। वो उस पर झुका हुआ था और वो वरचन था। तुम इन रुखों में यूं लेटकर क्या करती हो? वो उठी और जल्दी से अपनी लुंगी में हो गई। डोरका, इधर आओ। डोरका, जो उनसे नजरें हटाए रुखों को देख रहा था, आगे आया और उसने पारोशनी के निचड़ते बालों पर प्यार से हाथ फेरा। झाड़ियों को रौंदता और अपने आप में मगन और मस्त एक भैंसा रुखों में जाता था। उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा? पारोशनी ने सर हिलाया। मेरे हिस्से का अन्न पानी उसने लिया और मुझे भूख और प्यास दी, तो मैं अब आया हूं तो इससे मेल करने, और वो भी जान गया है मैं आ गया हूं। वो तीनों रुखों की घनेरी छांव में चलने लगे। इमली और पीपल के पत्तों में गीली हवा दम रोके मौजूद थी। बांझ औरतों के रुख के आसपास उसने पहली बार वरचन को देखा। उसके महांद्रे से जर्दी फूटती थी और उसकी आंखें और नक्श बाकी चेहरे में से अलग दिखाई देते थे, जैसे पानी कम हो तो टापू भरते हैं। वो कहीं देखता न था, बस पलांगे भरता चलता जाता था। उसकी टांगे सीधी शाखों जैसी दुबली पतली थी और पिंडलियों पर पीपल के पत्तों जैसी स्याह रगे फूली हुई थी। वो 2 बरस हुए गया था। क्या सचमुच वो वही है या कोई यक्षिणा है जो किसी रुख का सांस है जो उसके साथ साथ चल रहा है? वो उसे देखती रही जो अब लापरवाह होकर चलता था, और जब वो उधर से गया था तो परवाह करता था। पर अब उसके और पारोशनी के बीच 2 बरस थे और उनके दिन रात थे, और ऐसी रुतें थी जो रेत और रुखों के पार कहीं थी, और ऐसी नदियां थी जिन्हें उसने पार किया और वो गया, और हर नदी की अपनी रूह और जान होती है। क्या पता कौन सी नदी में से तैरता वो बदला और वरचन से कुछ और हुआ। कैसी बू बास उसने कहीं सूंघी और वो पारोशनी के पिंडे की बास को भूला। क्या पता। वो उसके आगे आगे चलता था और वो उसे देखती थी। तब वो एकदम रुका, झुका और फिर सीधा होकर कहने लगा, भैंसे के पीछे कौन कौन रुखों के अंदर आया था? पारोशनी ने बताया। फिर तो ये गागरी है। वो जहां पहले झुका था वहां बैठ गया और वहां गागरी मुंह भार पड़ी थी। उसके पिंडे पर मकोड़े चलते थे। यहां वो बात तेरे नथनों में आई? डोरगा ने नथने सुकेड़े। कौन सी? लोगों के कुड़ने की और उन पर जुल्म होने की बात जो तू कहता है कि फैलती है और उन बस्तियों तक भी जाती है जहां ऐसा नहीं होता। दरिया में उतना ही पानी था जितना चेतर के महीने में होता है। उस पर हवा चलने से बड़ी लहरें नहीं उठती, बस जैसे रेत करवटें बदलती है वैसे पानी पहलू बदलता है और हमवार हो जाता है। और यूं चेतर के महीने में घाघरा धीरे धीरे अपनी मौज में बहता था और उसके ऊपर पिछले पहर की धूप आलकस से लेटती थी। ऊंचे किनारे पर बैठते वो उसे देखते थे। उन दोनों से परे समरो बैठा था और भुरभुरी मिट्टी को उंगलियों से कुरेदता था। वो तीनों बस्ती से दूर निकल के इधर आए थे, पकली के आवे की सीध में, और आवे का धुआं खाली आसमान में जाता था और बिखरता गुम होता था। घाघरा सिंधु जितना नहीं है। डोरगा बोला, हमारी बस्ती भी तो मुंजो जितनी नहीं है। वरचन मुस्कुरा रहा था। जितना हम इतना हमारा दरिया। और ये कब से यहां बैठा है? कब से? वरचन ने समरो को देखा जो अपने ध्यान से जमीन को उंगलियों से कुरेदता था। दरिया तो शुरू से होता है, मुठ कदीम से, जैसे हम होते हैं। हम कब से होते हैं? और ये आखिर तक होता है? हाँ, पर हम तो आखिर तक नहीं होते, फिर दरिया हम जैसा कैसे हुआ? पर वरचन, ये हम जैसा होता है। पयारना की बस्ती में भी तो दरिया आता था जो अब नहीं। उनका आखिर हो चुका। वरचन का दिल बैठा। वो रेत में गुम तब हुआ जब आखिर हो चुका। और आखिर कब होता है? डोरगा ने पूछा। वरचन ने उसे देखा कि ऐसे सवालों के जवाब तो तुम्हारे भेजे में हैं, तुम बताओ। और डोरगा ने जान लिया कि वो ऐसा कहता है और बताने लगा। जब 1000 बरस से लोग कुड़ते हैं अंदर ही अंदर, बूढ़े, बच्चे, औरतें और मर्द कुड़ते हैं और उनके मुहांदरे आम इंसानों से अलग हो जाते हैं। वो कुछ जानवर और कुछ इंसान बन जाते हैं। उनका वजूद और शक्ल तो इंसानों जैसी होती है, पर उनका उठना बैठना और खाना पीना जानवरों जैसा हो जाता है। किसी के सामने जाते हैं तो उनके हाथ आपो आप बन जाते हैं, आंखें बिछ जाती हैं कि कहीं उनकी चमक से वो बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए। उनकी सारी हयाती इसी भागदौड़ में खत्म होती है कि कहीं उनका पालनहार उनसे नाराज ना हो जाए। वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते हैं, अपनी थूतनी उसके कदमों में रखते हैं और ठुड्डे खाते हैं तो हल्की सी चूं करके फिर उसके आगे पीछे लोटनियां लगाते हैं। वरचन ने शायद पहली बार उस शख्स के मुहांदरे और नाक नक्शे को गौर से देखा जो सिंधु और दरोशोती और रुखों और रेत में कई दिन और कई रात उसके पीछे पीछे चला और फिर उसके साथ साथ चला। था तो वो उस जैसा ही, स्याह पड़ते मटियाले रंग का और वैसे ही बालों का जो एक दूजे में यूं उलझे हुए थे जैसे बांध की रस्सी बटी होती है। होंठ भरे भरे और मोटा और आगे को निकला हुआ जबड़ा। उसकी मिखमिन्नी छाती पर जो बाल थे वो सब सफेद हो चुके थे। ये सब कुछ तो था और वैसा ही था जैसा कि वो खुद था। और परे बैठा समरो था, पर डोरगा के मुहांदरे में कुछ और भी था।
जैसे हिरण डरा डरा होता है और चौंकिन्ना खड़ा होता है, जैसे सांप जमीन के साथ लगकर तेजी से आगे सरकता है, और जैसे पखेरु का बूट आलने से गिरे तो जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। वो कुछ कुछ रुखों वाले मामन मासा जैसा था, कुछ इंसान और कुछ कुछ जानवर। मुझ में और तुम सब में यही फर्क है। डोरका फिर बोला, तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया, हवा का, अन्न पानी का और सुख का। मैंने? वर्चन मुस्कुराया और जान गया कि बूढ़े डोरगा के भेजे पर शायद धूप ने असर किया है। हाँ तो और क्या। डोरगा की बुझी आंखों में शरारत तैरती थी। मुझे 1000 बरस हो गया, हवा मिले, सुख मिले तो ये सब कुछ था तो सही, पर मुझे मिला नहीं, तुमने दिया नहीं। पर मैं तो यहां था, इस बस्ती में, यहां मेरे कुड़ने की बात नहीं पहुंची। वर्चन ने कुत्ते की तरह नाक हवा में उठाकर सांस अंदर खींची जैसे कुछ सूंघता हो, और फिर उसके मोटे होठों में से दांत दिखाई दिए और वो जोर जोर से हंसने लगा। नहीं डोरगा, यहां तक तुम्हारी बात नहीं पहुंची। वो रुका और फिर डोरगा के करीब होकर उसे नीचे ऊपर सूंघने लगा। नहीं नहीं, जरूर पहुंची, पर बास नहीं बल्कि बू। तुम्हारे पिंडे पर जमी मैल और गंदगी की बू तो पूरी बस्ती सूंघती होगी। चल उठ, दरिया में डुबकी लगा और अपने आप को साफ कर। नहीं, मैं पानी में नहीं जाऊंगा, मुझे डर आता है। उधर भट्टे के अंदर हमें पानी पीने को मिलता था, ऊपर डालने को नहीं। और उसी तरह वर्चन और सम्रोट कर उसके गिर्द हो गए। वो भट्टा तो पीछे रह गया डोरगा, अब उसको भूल जा। और अगर तुझे 1000 साल अपने हिस्से का पानी नहीं मिला तो यहां बहुत है, जितना जी चाहे ले, तुम्हारी 1000 बरस की मैल धुल जाएगी। चल दरिया के अंदर। ना। डोरगा दोनों हथेलियां आगे किए अपने आप को बचाने लगा और पीछे होने लगा। तब उन दोनों ने उसकी कच्छों में हाथ देकर उसे आसानी से उठाया और खींचते हुए पानी तक ले गए। देखो देखो, ध्यान करो। डोरगा चीख रहा था, उसकी हालत देखने वाली थी। मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल डूब जाऊंगा, पूरा का पूरा। दरशोती में नहीं डूबा तो यहां डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम 1000 बरस में नहीं मरे तो अब इतने से पानी से कहां मरोगे। वो दोनों हंस हंस कर दोहरे होते थे और उसे पानी के अंदर ले जाते थे। फिर उन्होंने उसे धकेल दिया। डोरगा बेख्तियार होकर दरिया में चला गया। उसका ख्याल था कि पानी के अंदर जाते ही वो नीचे जाएगा और बस फिर नीचे ही नीचे, और उसका काम तमाम हो जाएगा झटपट। पर पानी तो यहां उसके घुटनों तक आया। वो सहमी हुई आंखें खोले, थूक निगलता, अपने डूबने और नीचे ही नीचे जाने का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ भी ना हुआ। सम्रो और वर्चन उसे देख देख कर निढाल होते रहे। तब वो शर्मिंदा सा होकर खड़ा रहा। अब अगर बाहर आना चाहो तो आ जाओ। लेकिन डोरगा को पानी अच्छा लगा। उसमें ऐसी ठंडक थी जो जकड़े हुए जुस्से को खोलती थी, और वो उसमें बैठकर अपने नीम से या पिंडे पर छींटे उड़ाने लगा। वर्चन ने सम्रो की तरफ मुंह किया। मेरे बाद इधर क्या हुआ? जो कुछ तुमसे पहले इतने वर्षों में होता आया था वही होता रहा। सब लोग अपना अपना कामकाज करते रहे, अपने हिस्से की जमीन खोदते और बीज डालते रहे, फिर बड़े पानी और फिर कटाई, कभी सुख का साज, कभी दुख, बस यूं ही। और क्या हुआ? बस यूं ही। मैं अपने मन के मोहरे और सिंगार की चीजें बनाता रहा। अब यह है कि मोहंजो से तुम मेरे लिए जो पत्थर और धाते लाए हो तो उनसे बरस 2 बरस और निकल जाएंगे, बस यूं ही। और मैं तुम्हारी वापसी की राह देखता था। तूने ऐसा ही करना था। वर्चन, मुझे फिक्र रहता है। तुझे भी? हाँ, मुझे भी। तो तुम्हें भी पता चल गया है कि वो आ गए हैं। पर सम्रो, वो अभी इधर से बहुत दूर है। यूं तो उनको आए 1000 बरस हो गए, पर वो इधर नहीं आए। वो धीरे धीरे उधर से नीचे उतरते हैं। वो दरशोती के किनारों से इधर नहीं आते। हाँ, ये है और ये सुना है कि उनका एक कबीला पोरो नाम का घाघरा के दोनों किनारों पर आन ठहरा है, पर यहां से दूर। सम्रो हैरान हुआ। तो किसकी बात कर रहा वर्चन? उनकी, जो अस्फा पर आए हैं। मैं जानता था, पूरा जानता था। तू मोहंजो मेरे लिए नहीं गया, ना मेरे पत्थरों के लिए। तू तो खोज में गया था। जब से मैंने ये जाना कि उनकी एक टोली घाघरा के किनारों पर भी रहती है, तो मुझे ये जो पानी है हमारे सामने, इसमें उनके पिंडे भी नहाए होंगे। लेकिन तुझे उनकी फिक्र तो नहीं। तुझे तो लगता है किसी और बात की फिक्र है। हाँ, मैंने तो निरा इतना कहा था कि मुझे फिक्र रहती है, और तू कहीं का कहीं चलने लगा। अब बता दो। मैं जब सोता हूं तो देखता हूं। ये क्या कहते हो? हाँ, मैं जब सोता हूं तो फिर मैं देखने लगता हूं। तो कौन नहीं देखता? सब लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी देखते हैं। हाँ, पर मैं बस पानी ही को देखता हूं। मेरे आसपास, ऊपर नीचे, आंखों और बालों में पानी है, और मैं डूबता हूं, उभरता हूं तो ऊपर भी पानी है, और मैं उसमें हाथ पांव मारता हूं कि कहीं मेरा सांस ना टूट जाए, कहीं ये मेरे अंदर जाकर मुझे फुला ना दे। और मैं हाथ पांव ऐसे मारता हूं जैसे मेरा आखिर हो। और फिर वो पानी नीचे होने लगता है, उतरने लगता है, नीचे होता है, और उसके साथ मैं जाग जाता हूं। मेरा सारा पिंडा ने चढ़ता है। जैसे पानी में से निकलकर मैं लेटा हूं, फिर मैं उठता हूं और घाघरा पर आ जाता हूं।
इधर इस ऊंचे किनारे से उतरकर वहां जाता हूं जहां डोरगा इस समय छींटे उड़ा रहा है। मैं पानी के अंदर चलता जाता हूं। पानी मेरे पिंडे पर चढ़ता जाता है और जब मेरी नाक पे जाता है और मुंह में जाता है और सांस और पानी मिलकर मेरे पेट में उथल पुथल करते हैं, तब सिर्फ उस समय मैं जागता हूं। तुम सोते में चलते हो? वर्चन के लहजे में फिक्रमंदी थी। नहीं, कभी नहीं। ऐसा सिर्फ तब होता है जब मैं पानी को सोते में देखता हूं, और फिर जब मैं जागता हूं तो घाघरा में खड़ा होता हूं और पानी मेरे मुंह में और गले में मेरा सांस कम करता है। ये मेरे साथ क्या होता है वर्चन? तू जानता है तो बोल। देख समरो, अगर ऐसा होता कि तू सोते में अपने आप को बड़ा होता देखता, तू जब जागता तो तेरे पास जो कुछ माल असबाब है वो भी बड़ा हो जाता। अगर सोते में तू गाय भैंस के साथ हो तो अगला दिन तेरे लिए अच्छा होता, और जो तू पंख पखेरों को सोते में उड़ता देखे तो जान ले कि जो माल असबाब तेरे पास है वो भी उड़ जाएगा। अगर चांद को चमकता देखे तो समझ कि शिव और लिंगम तुझे कुछ ना कहेंगे। पर मैं इनमें से कुछ भी नहीं देखता। मैं तो निरा पानी देखता हूं, और इस बारे में बता कि इसका खोज क्या है। तू पानी में छलांग लगाता है अगर सोते हुए, तो इसका नतारा तुम्हारी हयाती में यह होगा कि तुमने जो कुछ बुरा किया वो पानी से साफ हो जाएगा, तेरे गुनाह धुल जाएंगे। मैंने से कौन से गुनाह किए हैं? शिव और लिंगम मुझे कुछ कहने वाले कौन होते हैं? और वर्चन, मैं पानी में छलांग नहीं लगाता। मैं तो धीरे धीरे उसमें उतर जाता हूँ और वो मेरे मुंह, कानों और नाक में चलने लगता है तो मैं जाग जाता हूँ। वर्चन ने सर हिलाया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और ये सब जो तूने मुझे बताया कि सोते में अगर ये देखें तो उसका नतारा ये होता है, ये तुमने कहां से जाना? भंजा से? पूरन से? ये कौन है? बताऊंगा। और क्या होना था? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ये देखो वर्चन। सुमरो जमीन को कुरेदता रुका। क्या है? ये देखो। उसने मिट्टी में से ठेकड़ी निकाली। इस पर वही बेल बूटे हैं जो पकली उलेकती है। पकली के आवे के किसी बर्तन की ठेकरी है ना, ये पहले की है। यहां पहले और कोई था, कोई और पकली थी जो गीले बर्तनों पर बूटे उलेकती थी। हमारी बस्ती से पहले? वर्चन ने ठेकरी हाथ में लेकर उस पर फूंक मारी तो धूल के नीचे वही बेल बूटे थे, पर आज के ना थे। नहीं, हमारी बस्ती से पहले कोई और बस्ती नहीं थी। उसने बाजू घुमाकर ठेकरी को घाघरा के पानी पर फेंका। वो पानी के किसी पखेरों की तरह उस पर दूर तक फुदकती चली गई, और जहां छूती वहां दायरे बनते और बड़े होते गए, और फिर वो डोरगा के करीब जाकर रुकी और तह में बैठ गई। डोरगा, अब आ जाओ, हमारे दरिया को गंदा मंदा मत करो। डोरगा हाथ और सर झटकता पानी से बाहर आया और फिर ऊंचे किनारे पर चढ़कर उनके पास बैठा। मैं आधा रह गया हूं। डोरगा पूरे पेट के साथ जोर से हंसा। मैं पांव उठाता हूं तो जौ की बाली की तरह हल्का लगता है। इससे पहले मैं कभी नहीं नहाया। 1000 बरस में पहली बार? डोरगा, वर्चन ने उसे छेड़ा। हाँ, 1000 बरस में पहली बार। और कल सवेरे तुम फिर नहाओगे, क्योंकि कल मेरा ब्याह होगा। समरो ने सर उठाया। किसके साथ? वो कहती थी अब कर लेना चाहिए। इसके साथ ही एपिसोड 6 का इख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए एपिसोड 7 समाप्त फरमाएं।